We are doing topic of place of suing under Code of Civil Procedure 1908. For that purpose, first of all, we are doing 5 sections, and out of them we have already done section 15, section 16 and section 17. In this session, first of all, I'll cover section 18 and 19. Section 18 and 19. So under section 15 हमने सीखा कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड. किस कोर्ट में आपने केस को इंस्टीट्यूट करना है, सिविल केस को कहाँ फाइल करना है आपको. सेक्शन 15 ने आपको अपफ्रंट कुछ डायरेक्शंस दी. सेक्शन 16 कहता है कि सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट. सेक्शन 16 ने कुछ केसेस को आपके सामने रखा कि इन सब केसेस में केस आपको वहां फाइल करना है जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है. सेक्शन 17 एक स्पेसिफिक सिचुएशन को के साथ डील करता है. क्या कहता है सेक्शन 17? शूट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स. अगर एक प्रॉपर्टी डिफरेंट कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है तो सूट्स कहाँ फाइल होगा. हो सकता है कि प्रॉपर्टी का एक हिस्सा एक डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता हो और दूसरा हिस्सा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता हो, तो सूट कहाँ फाइल होगा. तो सेक्शन 17 उस स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ डील करता है जो कि लास्ट सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. अब सेक्शन 18 भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ डील करता है. ये सिचुएशन भी कॉमन नहीं है, ठीक है, लेकिन सीपीसी का एक सेक्शन है, बहुत कॉमन सिचुएशन नहीं है ये. तो सबसे पहले ध्यान से नोट कीजिए प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. क्या पढ़ेंगे इसमें हम? प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है, वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन. आइए मैं सेक्शन 18 को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, अनसर्टेनिटी को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. राइट, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन सेक्शन 18 को बताऊंगा और सेक्शन 19 को बताऊंगा आज के इस सेशन में मैं, और फिर हम सेक्शन 20 की तरफ प्रोसीड करेंगे. वैसे तो सेक्शन 15 टू 25 हमें करने हैं इस टॉपिक में और सभी सेक्शंस करेंगे भी, लेकिन ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो ज़्यादातर आने वाले हैं वो 15 टू 20 के बीच में ही फॉल करेंगे. ऐसा डिफरेंट एग्जाम्स में हमने देखने को अक्सर ऐसा मिला है. तो 15, 16, 17, 18, 17 और 18 तक हम पहुंच चुके हैं. सेक्शन 18 में हम क्या करने वाले हैं? प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन. ऐसा कैसे संभव है? अनसर्टेनिटी कैसे हो सकती है यहाँ पर, ठीक है. जुरिस्डिक्शन वर्ड को आपको मैंने डिफाइन किया, पावर टू एंटरटेन अ केस. अब कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में अनसर्टेनिटी कैसे हो सकती है, आइए मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. मैं इसे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ. तो एक डायग्राम बनाऊंगा सेक्शन 18 के पर्पस से, आप उसे देखना. सेक्शन 18, आइए पहले इसकी हम हेडिंग समझ लीजिए. सेक्शन 18 को हमें आज के सेशन में करना है. सूट्स फाइलिंग क्या करेंगे इसमें? फाइलिंग ऑफ सूट्स. शाबाश. आपने मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर रखा है आपने? शाबाश. तो मुझसे आपने जरूर कनेक्टेड रहना है. फाइलिंग ऑफ सूट्स where court's jurisdiction is uncertain. Where court's jurisdiction is uncertain. What is the meaning of uncertain? मतलब नॉट सर्टेन, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है, राइट.
एम्बिग्यूटी है, दुविधा है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? आइए मैं आपको एक एग्जांपल से कवर करता हूं, ठीक है। दो डिस्ट्रिक्ट हैं, दो स्टेट्स हैं, ठीक है, और एक स्टेट ये है और दूसरा स्टेट ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रिवर है और उस रिवर को उस स्टेट की बाउंड्री मान लिया गया है, इन दो स्टेट्स की बाउंड्री मान लिया गया है। ये एक स्टेट ए है और दूसरा स्टेट बी है। स्टेट ए और दूसरा है स्टेट बी। आइए समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे ऐसा हुआ, तो कैसे हुआ। और इस रिवर को क्या मान लिया हमने, ये जो रिवर बह रही है बीच में, इसे दोनों स्टेट की बाउंड्री मान लिया गया, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी यहां सिचुएटेड है, ये स्टेट ए में फॉल करती है ना। अब आपने बात को यहाँ पे ध्यान से समझनी है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जुरिस्डिक्शन कैसे अनसर्टेन है। और एक प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे स्टेट नंबर बी में सिचुएट करती है, लेकिन ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये रिवर कई बारी अपनी डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर लेती है। कई बारी पानी की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है रिवर की, तो कई बारी ये रिवर यहाँ से ऐसे घूम जाती है और कई बारी ये रिवर यहाँ से कुछ इस तरह से घूम जाती है। ठीक है, ये रिवर बह रही है ऐसे, तो आई थिंक आप समझ में आया होगा आपके ये कंसेप्ट। ये नदी बह रही है बेटा, सीधी नदी बहती है, लेकिन बारिश के कुछ सीजन में इस नदी में पानी कुछ ज़्यादा आ जाता है। जब ये नदी सीधी बहती है तो ये प्रॉपर्टी एक्स स्टेट ए में फॉल करती है, ये प्रॉपर्टी एक्स जो है, और ये प्रॉपर्टी वाई जो है वो स्टेट वाई में फॉल करती है। लेकिन जब नदी का घुमाव इस तरफ हो जाता है, और रूल्स में ये लिखा है कि ये जो नदी है ये दोनों स्टेट की बाउंड्री है, यानी नदी के बाईं तरफ स्टेट ए है और नदी की दाईं तरफ स्टेट बी है। अब जब नदी इस तरह से घूम गई, तो ये जो प्रॉपर्टी एक्स थी ये स्टेट बी के अंदर आ गई, और जब नदी का घुमाव कुछ इस तरह से हुआ तो ये प्रॉपर्टी वाई, ये जो प्रॉपर्टी वाई यहाँ सिचुएटेड है, ये स्टेट ए में आ जाती है। तो प्रॉपर्टी एक्स स्टेट ए में रहेगी, स्टेट बी में रहेगी, ये डिपेंड करता है इस नदी की डायरेक्शन के ऊपर, नदी के घुमाव के ऊपर। ठीक है, तो जो ये स्टेट ए का जो ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, जो स्टेट ए का ये पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है, इसका सिविल कोर्ट अलग है, और इस स्टेट बी का जो ये डिस्ट्रिक्ट है इसका सिविल कोर्ट अलग है। अब दोनों के बीच में अनसर्टेनिटी है, और इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है सेक्शन 18। क्या कह रहा है? फाइलिंग ऑफ सूट वेयर कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन इज अनसर्टेन। आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए हम इस चीज़ को फर्दर आगे लेके चलते हैं, और आइए लिखते हैं कि क्या सेक्शन 18 कह रहा है। आइए नोट कीजिए मेरे साथ। सेक्शन 18 lays down section 18 lays down that
where it is alleged, where और भी रीजन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही रीजन हो, और भी कोई रीजन हो सकता है। मैंने एक रीजन से आपको ये बात समझाई है। वेयर इट इज एलेज्ड टू बी, वेयर इट इज एलेज्ड, इट इज का मतलब क्या है यहाँ पे? जुरिस्डिक्शन। वेयर इट इज का मतलब क्या है? जुरिस्डिक्शन। where it is alleged to be uncertain within, to be uncertain within local limits, within local limits of the jurisdiction of the jurisdiction of which of two or more courts two or more courts an immovable property is situated Section 18 lays down that where it is alleged to be uncertain, ठीक है, within local limits of the jurisdiction of which of two or more courts an immovable property is situated, then क्या solution है इस चीज का? नोट कर लीजिए, एनी वन, तो ऐसी प्रॉपर्टी के साथ एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स, एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स में, लेकिन साथ में क्या इसकी बात जुड़ी हुई है? में, में if satisfied, जो कोर्ट केस को एंटरटेन कर रहा है वो सेटिस्फाइड है दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर the there is a ground for the alleged uncertainty alleged uncertainty the alleged uncertainty कोर्ट सेटिस्फाइड है तो फिर क्या करेगा बेटा? रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा टू दैट इफेक्ट का मतलब क्या है? कोर्ट अगर इस ऐसी सिचुएशन में केस को एंटरटेन करेगा तो पहले एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा कि हाँ भाई वहां पर अनसर्टेनिटी थी,
और किन कोर्ट्स के बीच में अनसर्टेनिटी थी, और जो कोर्ट उस केस को एंटरटेन कर रहा है तो वो क्यों एंटरटेन कर रहा है, इस चीज के लिए वो एक स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा टू दैट इफेक्ट। ठीक है। एंड thereupon एंड आप नोट करते जाइए, thereupon proceed to entertain एंड एंटरटेन करेगा तो क्या होगा, फाइनली केस को डिस्पोज ऑफ करेगा। एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ, शाबाश, dispose of the suit relating to that property। किसी प्रॉपर्टी को लेके डिफरेंट कोर्ट्स में अनसर्टेनिटी है कि किस कोर्ट में ये केस फाइल होना चाहिए। तो किसी भी कोर्ट में हो सकता है, लेकिन जो कोर्ट उस केस को एंटरटेन करेगा वो इस अनसर्टेनिटी को, अलेज्ड अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड करेगा, एक स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा, और फिर वो उस केस को साथ प्रोसीड करेगा और फाइनली उसे डिस्पोज ऑफ करेगा रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी। एंड दैट वाज सेक्शन 18। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और फिर कोई अगर इस पे प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में सेक्शन 15 to 20 हमने जो करने हैं, उस लिस्ट में एक सेक्शन और शामिल हो गया है। आइए अब हम बढ़ रहे हैं सेक्शन 19 की तरफ। अब सेक्शन 19 और 20 ही बाकी बचा है इस सीरीज में। सेक्शन 15 और 20 के एनालिसिस को, डिफरेंट क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंट एग्जामिनेशन के, और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सेक्शन 19 को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए पहले इसकी हेडिंग नोट करेंगे। सूट्स फॉर, हेडिंग समझते ही काफ़ी बातें क्लियर हो जाती हैं। अब तक बात चल रही थी मैक्सिमम केसेस में इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अब हम करेंगे सूट्स फॉर कंपनसेशन for wrongs to person, for wrongs to person or movables। Suits for compensation for wrongs to person और movables। सेक्शन 19। आइए, wrongs मतलब सिविल रॉन्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टू पर्सन और movables। आइए सेक्शन 19 को पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। इफ अ सूट, और सिविल सूट क्यों फाइल करते हो, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, फॉर कंपनसेशन, रेमेडी, रिलीफ यानी कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन। कंपनसेशन का मतलब रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ मनी। आप पैसा चाहते हो, आपके साथ किसी ने गलत किया है, या ठीक है, या आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ किसी ने गलत किया है, नुकसान किया है, तो आप उससे अब कंपनसेशन लेना चाहते हो, अपने नुकसान की भरपाई करवाना चाहते हो। तो कंपनसेशन कहाँ ले सकते हो, जहां लॉस होता है वहां कंपनसेशन ले सकते हो बेटा। लॉस नहीं है तो कंपनसेशन नहीं। ठीक है, हम सिविल केसेस पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है। इफ अ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर, शाबाश, रॉन्ग डन टू पर्सन, रॉन्ग डन टू person
राइट। और टू मूवेबल प्रॉपर्टी याद रखना है आपने। और टू, अभी तक सेक्शन 16, 17, 18 में हमने मसौदा क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन सेक्शन 19 का सब्जेक्ट मैटर क्या है, पर्सन, रोंग टू पर्सन और रोंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में नेचर ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर क्या है, इस बात पे आपने ये सुनिश्चित करना है कि सेक्शन कौन सा 16 एप्लीकेबल हो रहा है, 17 एप्लीकेबल हो रहा है, 18 एप्लीकेबल हो रहा है, 19 एप्लीकेबल हो रहा है, या फिर 20 एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। रोंग डन टू पर्सन और टू मूवेबल। मूवेबल का मतलब समझते हैं ना आप, चल संपत्ति, मूवेबल संपत्ति। इफ अ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रोंग डन टू पर्सन और टू मूवेबल। शाबाश। तो सेक्शन 19 हमें ये बता रहा है कि पर्सन और मूवेबल पर अगर रोंग होगा तो केस कहां फाइल करेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली बेटा प्रॉपर्टी वर्ड ऐड कर लीजिए, प्रॉपर्टी। ठीक है। इफ द wrong was done, if the wrong was done within local limits of the jurisdiction of one court, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, ऑफ वन कोर्ट, jurisdiction of one court, and the defendant resides, and the defendant resides, comma, or carries on business in, and the defendant resides or carries on business, shabash, or personally, shabash, or personally works for gain, or personally works नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, वर्क्स फॉर गेन, राइट। तो आपने ये बात याद रखनी है, शाबाश। विद इन लोकल लिमिट्स of the jurisdiction of another court, ठीक है। अब ध्यान से लिखना है, द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड, ऐसी सूरत में सूट में बी इंस्टीट्यूटेड, कहां सूट फाइल हो सकता है, एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, in either of the said court, in either of the said court। कैसे, आइए अपनी बात को एक इलस्ट्रेशन के जरिए हम समझते हैं, अपनी बात को
एक इलस्ट्रेशन के ज़रिए हम समझेंगे, और इस इलस्ट्रेशन को पढ़कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और फिर एक और इलस्ट्रेशन मैं दूंगा आपको, ठीक है। पहले एक इलस्ट्रेशन, फिर दूसरी इलस्ट्रेशन। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम यहाँ देखेंगे। ए रिजाइडिंग, ए कहाँ रहता है? रिजाइडिंग इन दिल्ली, ठीक है जी। ए दिल्ली में रहता है, बीट्स बी इन कोलकाता। ए दिल्ली में रहता है, बी की कलकत्ता में बी की पिटाई कर देता है। तो रॉन्ग डन कहाँ हुआ? कोलकाता में। ए कहाँ रहता है? दिल्ली में, ठीक है। अब बी के पास क्या ऑप्शन है? बी में शू ए, बी में शू ए आइदर इन कलकत्ता, कलकत्ता में क्यों? क्योंकि रॉन्ग डन कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। आइदर इन कोलकाता और इन दिल्ली, दिल्ली में क्यों? क्योंकि दिल्ली में ए रहता है। तो यही तो हमने पढ़ा। आप देखिए ध्यान से, आप सेक्शन 19 का मसौदा देखिए, क्या आपने सेक्शन 19 में पढ़ा है? आइए हम सेक्शन 19 को देखेंगे। शाबाश। सेक्शन 19 क्या कह रहा है? सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। If a suit for compensation for wrong done to person or to movable property, person or to movable property, if the wrong done, आइए हम नोट करेंगे, if the wrong was done within local limits of the jurisdiction of one court। तो कौन कौन से कोर्ट्स यहाँ हैं? जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो गलत काम हुआ। और दूसरा है एंड द डिफेंडेंट रिजाइड्स, हो सकता है कि वो कोर्ट दूसरी जगह पे डिफेंडेंट रहता हो, और तीसरी जगह पे वो जॉब करता हो या बिजनेस करता हो। तो ये अगर ये कोर्ट ये तीनों जगह अलग अलग हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? अगर ये तीनों जगह अलग अलग हैं तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ठीक है, the suit may be instituted at the option of the plaintiff। तो सूट कहां फाइल होगा? प्लेंटिफ की ऑप्शन होगी। कहां कहां पर? इन आइदर ऑफ द सेट कोर्ट, या जहां पे गलत हुआ या रॉन्ग डन हुआ, या जहां डिफेंडेंट रहता है या जहां डिफेंडेंट काम करता है। तो ये इलस्ट्रेशन देखिए हमने। ए कहां रहता है? दिल्ली में। पिटाई कहां करी बी की? कलकत्ता में। तो बी के पास ऑप्शन है, या तो जहां पिटाई हुई वहां फाइल कर ले, या कलकत्ता में कर ले, या दिल्ली में कर ले। और इस चर्चा को हम कंटिन्यू रखेंगे, और डिफरेंट सेक्शंस हमने करने हैं, और 19 सेक्शन को मैं भी कंटिन्यू रखूंगा। एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हम सेक्शन 20 को फर्दर हम देखेंगे बेटा। तो अभी इस सेशन में 15 हम कर चुके हैं, 16 कर चुके हैं, 17 हमारा हो चुका है, 18 हमारा हो चुका है, और आने वाले जो 19 भी हमारा हो चुका है मैक्सिमम। 19 के ऊपर थोड़ी और डिस्कशन करना चाहता हूँ, जो कि ब्रेक के बाद मैं करूँगा। और 20 को हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, 20 के इलस्ट्रेशंस के साथ समझेंगे। अब बाकी जो बच गए अदर सूट्स, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हमने पढ़ लिया, रॉन्ग डन टू मूवेबल पर पढ़ लिया, रॉन्ग डन टू पर्सन पे पढ़ लिया, और भी तो केस हो सकते हैं। तो बाकी केस जो होंगे, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कोर्स ऑफ एक्शन अराइजेस। तो सेक्शन 20 और 19 में क्या डिफरेंस है, ये भी हम बात डिस्कस करेंगे। 20 में क्या है और 19 में क्या है, और 20 किन केसेस के लिए है, डिटेल में इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, और आप रजिस्टर को बनाइए
और जब मेरे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो आपकी नॉलेज टेस्ट होगी कि कितने आपने सीखा और कितना मैं आपको सिखा पाया। ठीक है बेटा, तो शाबाश।